नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम, ये हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हमारे पास जनसंचार माध्यम और जनसंचार माध्यम के साधन के अंतर्गत हमारे पास है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रिका, ठीक है, और एक है हमारा पत्रकारिता। तो इसको मैं 3 वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। पहला वीडियो आपका बनेगा जनसंचार माध्यम का, जो अभी बनाया जा रहा है। दूसरा वीडियो के अंतर्गत हमारा जो समाचार पत्र पत्रिका है, रेडियो है, टीवी है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। उसके बाद हमारे पास इंटरनेट है, इंटरनेट, और एक है हमारे पास सिनेमा। ये 5 चीज़ों का वीडियो दूसरे में बनेगा, जबकि तीसरे में हमारा बनेगा पत्रकारिता का। साथ ही साथ आपको याद रहना चाहिए, हमारे जो सीबीएसई पैटर्न में है 1 गुणित 5 अर्थात 5 अंकों का आता है, जबकि सीजी बोर्ड में 1 गुणित 4 यानी यहाँ से हमारे पास कुल 1 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीधे टॉपिक में आ जाते हैं। इसमें क्या क्या देखना है, हमारे पास टॉपिक है जन संचार माध्यम। जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि जन संचार माध्यम, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जन और दूसरा संचार। तो जन संचार को समझने से पहले हमको संचार को समझना पड़ेगा, और इसी संचार को कहा जाता है संप्रेषण। तो संचार और जन संचार के अंतर्गत हम यहाँ पे कुल 8 टॉपिकों के आधार पे इस वीडियो को देखेंगे। पहला हम देखेंगे संचार की उत्पत्ति एवं शाब्दिक अर्थ, दूसरा संचार की परिभाषा, तीसरा संचार के सामान्य लक्षण एवं विशेषता, चौथा संचार प्रक्रिया, पांचवा संचार के तत्व, चरण या अंग, छठवां संचार के रूप या प्रकार, सातवां संचार के कार्य और उद्देश्य, और आठवां देखेंगे हम संचार की विशेषता, जिसे जनसंचार की विशेषता भी कहेंगे। हम आ जाते हैं सीधा संचार या संप्रेषण। इसकी उत्पत्ति एवं शाब्दिक अर्थ को पहले देखेंगे, उसके बाद जनसंचार, यानी दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि संचार शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के चर धातु से हुआ है। जो हम धातु शब्द यूज़ करते हैं उसको हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचरण करना या चलना, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हम अपने मन के बातों को, विचारों को या कोई सूचना को आदान प्रदान करते हैं, तब उनको क्या बोला जाता है, संचार कहा जाता है। ये तो हुआ संस्कृत से। अब देखते हैं अंग्रेजी में संचार को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द से बना है, और उसी कम्युन्यूस शब्द से एक नए शब्द बने हैं जिनका नाम है कम्यून, और इस कम्यून का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना अर्थात सूचनाओं, विचारों या भावों का आदान प्रदान करना। सूचनाओं, विचारों और भावों का आदान प्रदान करना ही एक प्रकार से क्या है, संचार है। अब आते हैं जनसंचार। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक मास और दूसरा कम्युनिकेशन। मास का अर्थ होता है जन, जन समुदाय, जनता या भीड़, जबकि कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संचार या संप्रेषण। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो जनसंचार का अर्थ हुआ किसी जन समुदाय को सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जनसंचार कहलाता है। यानी जनता के बीच कोई सूचना है, कोई भाव है, कोई विचार है, यदि हम उसको आदान प्रदान करते हैं तो उसे जनसंचार कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं परिभाषा। तो पहले संचार का परिभाषा, उसके बाद जनसंचार का परिभाषा देखेंगे। तो एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री जिसका नाम है विल्बर श्रैम, इनके अनुसार संचार का परिभाषा क्या है कि संचार
अनुभवों की साझेदारी है। संचार जो है अनुभवों की साझेदारी, यानी मनुष्य के अंदर जो अनुभव रहता है उनको वो शेयर करता है, अपना विचार रखता है और दूसरों के विचार को वो सुनता है, यानी साझा करता है। वही एक प्रकार से क्या है, संचार है। दूसरा परिभाषा है सूचनाओं, विचारों, भावों को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है किसी मनुष्य के मन में यदि कोई विचार चल रहा है, उसके मन में कोई भावना है या कोई सूचना, इस सूचना को वो 3 माध्यम से पहुंचा सकता है। एक है मौखिक यानी डायरेक्ट बोलकर, दूसरा है लिखित यानी लिखकर, तीसरा है दृश्य श्रव्य यानी बोलकर भी और देखकर भी। किसी माध्यम के जरिए ये जो है सूचना को या विचार को या भाव को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करेगा, पहुंचाएगा, तभी उनको क्या बोला जाएगा, संचार कहलाएगा, एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी में यदि हम संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहा है तब वो क्या हो जाएगा, जन संचार कहलाया जाएगा। यानी जन शब्द अगर आ जाएगा तो वो जन संचार बन जाएगा इसी परिभाषा में। अब देख लेते हैं जन संचार की परिभाषा। किसी भी माध्यम से बड़े जन समूह, देखो जन समूह तभी तो जन संचार बनेगा, किसी भी माध्यम से बड़े जन समूह तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही जन संचार कहलाता है। यानी जो बड़े जन समूह हैं उनके बीच यदि हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तब वो जन संचार कहलाएगा। और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले साधनों को, इस प्रक्रिया के दौरान जो भी साधन हम प्रयुक्त करते हैं उन साधनों को जन संचार के माध्यम कहते हैं। जैसे कोई सूचना मोबाइल के द्वारा दे रहे हैं तो माध्यम हमारे पास क्या हो गया, मोबाइल हो गया। दूसरा परिभाषा देखते हैं, किसी बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संपर्क स्थापित करना ही जन संचार है। बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वहाँ पे यदि हम संपर्क स्थापित करते हैं तो उसे जन संचार कहते हैं। जैसे कोई भागवताचार्य है, भागवत पढ़ रहा है तो उनको सुनने वाले और देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जब संचार होगा तो हम उसे कौन सा संचार कहेंगे, जन संचार कहेंगे। तीसरा हमारा है सामान्य लक्षण में आ जाते हैं। जनसंचार या संचार करते समय हमारे पास मेन पॉइंट क्या होना चाहिए जिनको हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हम कोई संचार या जनसंचार करेंगे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि संचार जो है एक व्यक्ति के बीच तो नहीं हो सकता, कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकरण करने की क्षमता होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति जो है संचारक है, जो प्रेषक है, जो मैसेज भेजना चाहता है, संदेश भेजना चाहता है, वो व्यक्ति जो है अपने संदेश को ऐसे लिखे कि प्राप्तकर्ता उस भाषा को समझे। कूटीकरण करना यानी भाषाबद्ध करना, भाषा में लिखना, ऐसे भाषा में लिखे कि प्राप्त करने वाला वो भाषा का ज्ञान रखता हो। तीसरा है संदेश की स्पष्टता, यानी संदेश को ऐसे स्पष्ट लिखना चाहिए कि जो भी प्राप्त करता है उस संदेश को आसानी से समझ सके। चौथा है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण या ग्रहण, यानी प्राप्तकर्ता और प्रेषक दोनों के बीच कोई संदेश भेजना चाहिए, यानी एक संदेश भेजेगा तो दूसरा संदेश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ये मुख्य इनके कितने लक्षण हुए, 4। अब देखते हैं संचार प्रक्रिया। संचार प्रक्रिया जब हम करेंगे तो ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझना होगा। तो पहला काम क्या है, जैसे हम कोई संचार करते हैं तो स्रोत अर्थात संचारक यानी प्रेषक जो कोई संदेश भेजना चाहता है वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके मन में कोई संदेश भेजने का विचार आएगा। ठीक है, संचारक के मन में कोई संदेश भेजने का क्या आएगा, विचार आएगा। अब उस संदेश को क्या करेगा, कोई ना कोई भाषा में वो कूटीकृत करेगा, किसी न किसी भाषा में संदेश को क्या करेगा, लिखेगा। जैसे व्हाट्सएप में आप कोई संदेश भेजते हैं तो पहले जाकर आप व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर संदेश को लिखते हैं। लिखने के बाद किसी माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप उस संदेश को क्या करोगे, भेजोगे। जैसे ही संदेश को भेजोगे तो उस संदेश को कौन प्राप्त करेगा, प्राप्तकर्ता प्राप्त करेगा। उसे खोलेगा, खोलने के बाद उनको क्या करेगा, रीड करेगा यानी पढ़ेगा। तो जो भाषाबद्ध करके आप कूटीकरण करके जो भेजे हैं उसको वो क्या करेगा, डी कोडिंग करेगा। यहाँ पे कहलाता है डी कोडिंग,
यानी लिखे गए संदेश को वो समझने का प्रयास करेगा। यहाँ पे आएगा, उसको क्या बोला जाता है, एन कोडिंग। एक डी कोडिंग कहलाता है। एन कोडिंग यानी भाषाबद्ध करना, डी कोडिंग यानी भाषा ग्रहण करना, यानी जो भाषा में लिखा है उनको समझने का प्रयास करना। उसके बाद जैसे ही वो समझेगा अपना प्रतिक्रिया देगा, कोई ना कोई विचार, प्रतिक्रिया, फीडबैक किसके पास भेजेगा, वो संचारक के पास भेजेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एक प्रकार से संचार प्रक्रिया कहा जाता है। और इस संचार प्रक्रिया में बाधा का काम करता है हमारा कौन सा, शोर। ये शोर जो है संचार के दौरान अगर हल्ला गुल्ला हुआ, शोर हुआ, कोलाहल हुआ, तो मान के चलिए कि संचार में क्या हो जाता है, बाधा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हमको कुछ बोल रहा है और वहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, यदि हम उनको सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हमको अगर समझ में नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि अरे यार आपने जो बोला है वो हमको समझ में नहीं आया, यहाँ पर हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है। तो ये शोर जो है उनको बाधा उत्पन्न करता है संचार में। तो कितने हुआ, एक तो हमारे पास हुआ संचारक या प्रेषक या स्रोत जो संदेश भेजता है, दूसरा संदेश, और तीसरा यहाँ पे लिखा था एन कोडिंग। एन कोडिंग, ठीक है, ये हमारा तीसरा। चौथा हो जाएगा माध्यम, पांचवा हो जाएगा प्राप्तकर्ता, और छठवा हो जाएगा हमारे पास डी कोडिंग। डी कोडिंग, और सातवां हो जाएगा फीडबैक, आठवां हो जाएगा हमारे पास शोर। यही हमारे पास जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, ये एक प्रकार से संचार के तत्व कहलाएंगे। संचार के कुल 8 तत्व होते हैं। तो एक बार इनके माध्यम से पुनः आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये हमारे पास हुआ प्रेषक। प्रेषक के मन में संदेश भेजने का क्या आएगा, विचार आएगा। विचार आने के बाद उस संदेश को वो क्या करेगा, एन कोडिंग करेगा, यानी भाषाबद्ध करेगा, किसी भाषा में उनको क्या करेगा, लिखेगा। लिखने के बाद किसी माध्यम से उस संदेश को, उस मैसेज को क्या करेगा, भेजेगा। किसके पास भेजेगा, प्राप्तकर्ता के पास। जैसे ही प्राप्तकर्ता उस मैसेज को, उस संदेश को प्राप्त करेगा, प्राप्त करने के बाद उनको पढ़ने का प्रयास करेगा, अर्थात क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, यानी जो भाषा में लिखा गया उस भाषा को समझने का प्रयास करेगा, उस संदेश को समझने का प्रयास करेगा, और समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देगा, कोई ना कोई जवाब देगा, और वो जवाब किसके पास पहुँचेगा, प्रेषक के पास पहुँचेगा। जब ये पूरा काम होगा तभी हम उनको क्या कहेंगे, संचार हुआ। प्रतिक्रिया जब तक प्रेषक के पास नहीं पहुंचेगा तब तक हम उनको संचार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रेषक तत्व के आएगा, दूसरा संदेश, तीसरा एनकोडिंग, चौथा माध्यम, पांचवा प्राप्तकर्ता, छठवां डिकोडिंग, सातवां प्रतिक्रिया, और लास्ट जो बाधा उत्पन्न करता है वो शोर, कोलाहल। ये हमारा आठवां ये चरण है। ऐसी मौखिक याद हो जाना चाहिए। अब आगे हम चरण के बारे में ही देखेंगे। तो संचार के तत्व, चरण या अंगों के बारे में देखेंगे। तो पहला है हमारे पास स्रोत, प्रेषक, संचारक या संचारकर्ता। अभी जो बताया पहला वही है। संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, यानी संचार प्रक्रिया को प्रारंभ संचारक के द्वारा, प्रेषक के द्वारा ही किया जाता है। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है, जो संदेश भेजता है। एकदम सिंपल है। संचारक की भूमिका या महत्व क्या होना चाहिए, ये भी अगर एक नंबर में पूछा जा सकता है तो पहला होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो। दूसरा होना चाहिए संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी जो संदेश भेज रहा है वो व्यक्ति जो है जब संचार करना चाहेंगे तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। एक आपके पास प्रेषक अर्थात संचारक और दूसरा प्राप्तकर्ता। जब संदेश को किसी प्राप्तकर्ता के पास भेजेगा तो उसको कूटीकृत करेगा, किसी भाषा में लिखेगा, और ऐसे भाषा में लिखना चाहिए कि प्राप्तकर्ता उस भाषा का ज्ञान रखता हो, तभी तो समझ पाएगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा संदेश। सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है, यानी कोई हम संचार कर रहे हैं तो जो भी हम संदेश भेज रहे हैं वो संदेश जो एकदम स्पष्ट और सीधा लिखा होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता उनको आसानी से समझ जाए। तीसरा है कूटीकरण या एनकोडिंग। ठीक है, कूटीकरण या
एनकोडिंग, यानी संदेश को भेजने के लिए हम उनको शब्दों, संकेतों, ध्वनि चिन्हों आदि का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी संदेश भेजेंगे या तो शब्दों के माध्यम से बोलेंगे, या कोई इशारा करके बोलेंगे, या कोई ध्वनि चिन्हों के माध्यम से बोलेंगे। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह है, यानी कोई भी भाषा हम लिखते हैं वो कोड के रूप में, जैसे हिंदी है क ख ग, ऐसे अगर लिख रहे हैं तो एक एक ध्वनि, एक एक जो अक्षर है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, कूट चिन्ह कहलाता है। अतः प्राप्तकर्ता को समझने योग्य कूट संदेश को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम कोई संदेश भेज रहे हैं तो उसको कोई ना कोई भाषा में लिखेंगे, उस भाषा के शब्दों, उस भाषा के संकेतों या ध्वनि चिन्हों के उपयोग करेंगे और उनको ऐसे लिखेंगे कि उस भाषा को प्राप्तकर्ता जो है आसानी से समझ जाए। तो प्राप्तकर्ता के अनुरूप संदेश को किसी भाषा में लिखना, ये हमारा एक प्रकार से क्या कहलाता है, कूटीकरण कहलाता है। क्या संचार का चौथा अंग है वो है माध्यम या चैनल। किसी माध्यम से या किसी चैनल से संदेश को हम क्या करते हैं, भेजते हैं। जैसे संदेश जिसके द्वारा भेजा जाता है, जैसे टेलीफोन के द्वारा, समाचार पत्र, रेडियो या इंटरनेट के द्वारा। जब हम इस संदेश को भेजते हैं तो ये संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो वह माध्यम है, यानी जिसके माध्यम से हम, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम, जिसके माध्यम से हम संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, माध्यम या चैनल कहा जाता है। पांचवा है हमारे पास प्राप्तकर्ता या रिसीवर, यानी संचारक द्वारा जो भी संदेश डिकोडिंग कर प्रतिक्रिया देने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, प्राप्तकर्ता। यानी संचारक जो संदेश भेजेगा उसको वो क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, यानी समझेगा और समझने के बाद अपना प्रतिक्रिया देगा, अपना वक्तव्य देगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्राप्तकर्ता। ठीक। उसके बाद है छठवां कूटवाचन या डिकोडिंग। कूटवाचन या डिकोडिंग यानी संचारक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त कर उसमें निहित अर्थ को समझना डिकोडिंग कहलाता है। यानी संचारक कोई क्या भेजा है, संदेश भेजा है, प्राप्तकर्ता के पास वो संदेश पहुंचा, उस संदेश के निहित अर्थ को वो समझता है और जो समझता है वही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। सातवां है फीडबैक या प्रतिक्रिया, यानी फीडबैक के द्वारा यह पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा है या नहीं। यानी संदेश मिला, उनको पढ़ा, समझा, अगर कोई प्रतिक्रिया देगा तब प्राप्तकर्ता समझ जाएगा, तो वो संदेश जो किसके पास भेजेगा, प्रेषक के पास, यानी संचारक के पास। संचारक के पास संदेश पहुंचेगा यानी संचारक समझ जाएगा कि मैंने जो संदेश भेजा था वो संदेश जो है प्राप्तकर्ता के पास पहुंच गया। उसके बाद है आठवां है शोर या कोलाहल। संचार प्रक्रिया में आने वाले जो रुकावटें हैं वो क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। यानी संचार प्रक्रिया में आने वाली जो बाधा है, जो रुकावट है, वो शोर या कोलाहल कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसी को कोलाहल कह सकते हैं। शोर जो है मानसिक हो सकता है, मानसिक, तकनीकी, भौतिक भी हो सकता है। यानी मान लीजिए मानसिक यानी क्या हो जाएगा, जैसे कोई बहरा है तो कोई बोलोगे तो वो आसानी से नहीं सुन पाएगा, वो मानसिक कहलाएगा। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भेजते हैं वो, और भौतिक माध्यम यानी आसपास के वातावरण के ऊपर निर्भर करेगा। ये तीनों चीज़ें जो है शोर का काम कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, संचार के रूप। संचार के रूप या प्रकार। पहला है सांकेतिक संचार। संकेत अर्थात होता है इशारा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में इशारों के माध्यम से, किसके माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो इन्हें सांकेतिक संचार कहते हैं। इसमें केवल और केवल इशारा, संकेत यानी इशारा। जब दो या दो से अधिक जो है इशारों के माध्यम से अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। उसके बाद है दूसरा मौखिक और अमौखिक। मौखिक यानी डायरेक्ट मुंह से बोलना, अमौखिक यानी मुंह से ना बोलना। तो जब मुंह खोलकर
बोलकर संचार करते हैं तो वह मौखिक संचार कहलाता है। मुंह खोलकर या बोलकर करेंगे संचार तो वो मौखिक संचार कहलाएगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपने मुंह के माध्यम से बोलकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मौखिक संचार हुआ। बिना मुंह खोले बात समझाए या बताए तब उसे अमौखिक संचार कहते हैं। यानी बिना मुंह खोले अपने बातों को या अपने समझ को दूसरे तक पहुंचाने का काम करेगा तो वो कहलाएगा अमौखिक संचार। ये भी सिंपल है। तीसरा आता है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार अंग्रेजी शब्द इनका अच्छा है, इसको पकड़ना। इंट्रापर्सनल यानी स्वयं के बारे में बोल रहा है। जब व्यक्ति अपने से बात करता है, यानी व्यक्ति जो है अपने आप से बात करता है, अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, यानी मन में कोई प्रश्न ही उठता है और मन में ही उत्तर दिया जाता है, तब उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति अपने आप से बात करे अर्थात अपने मन में ही प्रश्न उठे और उनका उत्तर ही मन से दे तो उसे बोला जाएगा अंतःवैयक्तिक संचार। ठीक, उसके बाद है चौथा अंतर्वैयक्तिक संचार। इंटरपर्सनल यानी क्या हो जाएगा, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करते हैं, दो व्यक्ति हैं आमने सामने बैठा है एक दूसरे से बात कर रहा है, तब वह संचार क्या कहलाएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाएगा यानी दो व्यक्ति आपस में जो बैठकर बात करते हैं वो। उसके बाद है समूह संचार। समूह यानी बहुत से लोग रहेंगे वहाँ पे। जब एक समूह आपस में मिलकर कोई विचार विमर्श करता है या कोई चर्चा करता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कोई बैठक वगैरह हो रहा है समाज वगैरह में, कोई मीटिंग वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे जो संचार होगा उसे समूह संचार कहा जाएगा। छठवां है जन संचार। अब आप केयर कीजिए, संचार का एक रूप या एक प्रकार क्या है, जन संचार, और हमारा टॉपिक है जन संचार माध्यम। तो यहाँ पे आ रहा है जन संचार। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे यदि हम कोई टेक्नोलॉजी या कोई तकनीकी का प्रयोग करके तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जन संचार कहते हैं। यानी लोगों तक अपने संदेश को, अपने मन के बातों को, विचारों को, भावों को रखने के लिए जब हम कोई तकनीकी साधन का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, जन संचार कहा जाता है। जैसे हम माध्यम के रूप में क्या उपयोग करते हैं, जैसे अखबार यानी समाचार पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि के माध्यम से हम लोगों के बीच संचार करते हैं। अब आता है हमारे पास जन संचार के कार्य या उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 6 कार्य है। पहला है सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा निगरानी करना, पांचवा एजेंडा तय करना और छठवां विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। ये जन संचार का मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है। एक एक टॉपिक को अपन देखते हैं। पहला है हमारे पास सूचना देना। कोई भी जनसंचार का काम है कोई ना कोई सूचना प्रदान करना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना। हमें उनके लिए दुनिया भर के सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी जनसंचार में जो भी संचार हमें मिलता है उसमें मेन काम क्या है, दुनिया भर के सूचनाओं को प्रदान करना। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए पूरा होता है। यानी हम जब भी सुबह उठें, शाम को सोएं, उसके पहले हम मोबाइल वगैरह देखते हैं। यानी हम संचार यानी कोई भी संदेश को, कोई भी सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी सूचना देने का जो काम करता है वो क्या है, जनसंचार का कार्य है। उसके बाद है दूसरा हमारे पास है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम, जैसे आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना, शिक्षित होने का प्रयास कर रहे हैं, जानकारी के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका दूसरा है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाता है। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करना है। यानी जनसंचार का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जनता को शिक्षित करना है। यहाँ शिक्षित करने का आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना
उनके प्रति सजग करना, यानी देश दुनिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही, जो भी चीज़ें हो रही उनके बारे में जानकारी देकर उनके बारे में शिक्षित करना ही जनसंचार कहलाता है। जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस के बारे में आपको जो जानकारी, जो सूचना वगैरह मिलेगा तो उसको उसके माध्यम से आपको सचेत कर। जनसंचार का तीसरा जो कार्य या उद्देश्य है वो है मनोरंजन करना। संचार के माध्यम से लोग जो है मनोरंजन करते हैं। जनसंचार माध्यम का मेन उद्देश्य, मेन कार्य है मनोरंजन करना। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, कोई पिक्चर वगैरह, टीवी वगैरह देखते हैं, रेडियो, संगीत में हम सुनते हैं संगीत वगैरह, वीडियो वगैरह देखते हैं, किताबें वगैरह पढ़ते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना और मनोरंजन करना। यानी लोग जो है टीवी, सिनेमा जब भी देखते हैं, कोई संगीत वगैरह सुनते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य होता है अपना टाइम पास करना या मनोरंजन करना। चौथा है हमारे पास निगरानी करना। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य है, वो है सरकार और संस्थाओं के काम काज पर निगरानी करना। यानी सरकार क्या काम कर रहा है, कोई संस्था अच्छे से काम काज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनसंचार के माध्यम से हम उनकी निगरानी करते हैं। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है, तो किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बढ़ती जाती है, तो लोगों के सामने उसे लाने की जिम्मेदारी जनसंचार माध्यमों का है। यानी सरकार कोई गलत कदम उठाता है, कोई गलत नियम नीति बनाता है, तो जनसंचार के माध्यम से वो जनता के बीच पहुंचा है और जनता उनका क्या करता है? विरोध करता है और उन गलत चीज़ों को सुधारने का प्रयास करता है। वो किसके माध्यम से होता है? जनसंचार के माध्यम से होता है। जनसंचार जो है सरकार की गलत चीज़ों, किसी संस्था द्वारा किए गए गलत कामों का निगरानी करने का काम करता है। उसके बाद है हमारे पास पांचवा है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना यानी इसमें होता क्या है कि जनसंचार माध्यम सूचनाओं, विचारों के जरिए किसी देश या समाज, कोई भी देश हो या समाज हो, का एजेंडा तय भी करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी घटना को, किसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाता है, बार बार उसी चीज़ को वो दिखाने का प्रयास करता है, व्यापक लोगों तक इस कवरेज को पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वे घटना या मुद्दा आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करता है। यानी कोई चैनल वाले, कोई समाचार चैनल वाले बार बार एक ही चीज़ को दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, तो बार बार दिखाने के कारण से वो समाचार जो है हमारे सरकार के पास पहुंच जाता है, साथ ही साथ जिससे संबंधित से उस व्यक्ति के पास वो समाचार पहुंचता है और उस व्यक्ति को अंततः उस समाचार के लिए कोई ना कोई प्रतिक्रिया देना पड़ता है, प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य करना पड़ता है। तो वो एक प्रकार से किसके अंतर्गत होता है? समाचार के एक रूप के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्या है उसका? एक एजेंडा तय करना। एजेंडा के माध्यम से बार बार दिखाकर किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी सरकार से अपना प्रतिक्रिया देने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। उसके बाद है छठा हमारे पास विचार विमर्श के लिए मंच। यानी जनसंचार के माध्यम से किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, किसी सरकार को अपना विचार रखने के लिए वहाँ पे मंच प्रदान किया जाता है। कोई भी चैनल के द्वारा साक्षात्कार वगैरह लिया जाता है, किसी नेता को बुलाकर उनकी जानकारी ली जाती है। तो ये सब यहाँ पे किसके माध्यम से मिलता है? विचार विमर्श के मंच के माध्यम से। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य क्या है? वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ, संपादक यानी जो समाचार का संपादक होता है वो अपना विचार जो है संपादकीय पृष्ठ में रखते हैं, जिसमें किसी घटना या मुद्दे पर वह अपना विचार देता है, विचार रखते हैं, लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी लिखकर भी लोग जो है, यानी संपादक अपने समाचार पत्र के माध्यम से अपना राय रखता है, जबकि कोई व्यक्ति जो है संपादक को भी उसी समाचार पत्र में अपना चिट्ठी लिखकर संपादक के पास अपने विचार को भी व्यक्त करने का उनको मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम
करता है। तो ये हो गया छठवां कार्य क्या, विचार विमर्श के मंच। अब अपन आ जाते हैं किसमें, संचार की या जनसंचार की विशेषता। दोनों को यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं, दोनों की विशेषता पूछेगा तो आप इसी को लिख सकते हैं। तो संचार या जनसंचार की विशेषता है, पहला है हमारे पास क्या, सार्वजनिकता। सार्वजनिकता अर्थात जनसंचार माध्यम के जरिए से प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ है, अंतर व्यक्तित्व अर्थात समूह संचार, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के बीच ये संचार पहुंचना चाहिए, या समूह में बहुत सारे लोगों के बीच ये संचार पहुंचना चाहिए। यानी ये संचार जो है सार्वजनिक यानी सबके लिए होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर पूरा जो संचार है, जो संदेश है वो किसके लिए होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए होना चाहिए, तब उसे बोला जाएगा क्या, सार्वजनिकता। दूसरा है अत्यधिक व्यापकता, यानी जो समाचार है वो एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे, यानी एक राज्य बोलें, एक देश बोलें, और ऐसे समाचार जो पूरे दुनिया में सुने जाए, समझे जाए। अर्थात कह सकते हैं कि समाचार की या जनसंचार की या संचार की जो क्षेत्र है वो क्या है, अत्यधिक व्यापक है, काफ़ी फैला हुआ है। जनसंचार का संचार अन्य रूपों में एक फर्क यह है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है या फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इन खेलों में सभी लोगों की रुचि होती है, जिसका दर्शन करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई संदेश यहाँ पे भेजा जा रहा है तो केवल प्राप्तकर्ता और संचारक को ही इनको देखे या समझे, ऐसे नहीं। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, तो अधिक लोगों में रुचि होती है, तो वहाँ पे लोग जो है अरबों में इस खेल को देखने के लिए उपस्थित होते हैं, कोई ना कोई माध्यम के द्वारा उनको देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में क्या होता है, जनसंचार के सभी माध्यम किसी न किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु औपचारिक संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। यानी जो भी समाचार चैनल चल रहा है, समाचार पत्रिका चल रहा है, समाचार पत्र चल रहे हैं, उनको एक संगठन के माध्यम से प्रकाशित कराया जाता है, चलाया जाता है। तो समाचार पत्र प्रकाशन समूह द्वारा चलाया जाता है, यानी जो भी समाचार वगैरह निकलता है, जैसे दैनिक भास्कर है, जैसे नवभारत है, तो एक प्रकाशक समूह के द्वारा चलाया जाता है। रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन के द्वारा किया जाता है। दूरदर्शन में भी ऐसे संगठन होते हैं, जैसे प्राइवेट संगठन, जैसे जी न्यूज़ चल रहा है, आपका डीडी न्यूज़ चल रहा है तो सरकार का है, जी न्यूज़ प्राइवेट चैनल है। तो कोई ना कोई संगठन के माध्यम से क्या किया जाता है, संचार हमें प्रदान किया जाता है। उसके बाद है द्वारपालों का नियंत्रण, यानी कोई भी समाचार चलाया जाता है तो डायरेक्ट नहीं चलाया जाता है, एक मापदंड, एक पैमाना के माध्यम से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उनको ध्यान में रखकर, व्यक्ति के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखकर कोई भी समाचार, कोई भी संदेश प्रकाशित किए जाते हैं। तो द्वारपालों का नियंत्रक यानी जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल यानी गेट कीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों में प्रकाशित होने वाले या प्रसारित होने वाले सामग्री को या समाचार को नियंत्रित और क्या करता है, निर्धारित करता है, यानी उनका देख रेख करता है। कोई समाचार प्रकाशित हो रहा है, उनको देख रेख करने का काम द्वारपाल यानी गेट कीपर के माध्यम से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें, उनके बाद ही प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दे। यानी जो भी चीज़ प्रकाशित होने वाला है, जो भी चीज़ प्रसारित होने वाला है, उनको द्वारपालों के माध्यम से निगरानी की जाती है कि वो सार्वजनिक हित में है कि नहीं है। ये भी देखा जाता है कि पत्रकारिता के सिद्धांत का वहाँ पे पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मूल्यों और आचार संहिता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी उनको प्रकाशित करने का इजाज़त दी जाती है। तो इस प्रकार से हम कितने विशेषता देखें, 4। पहला हमारे पास हुआ क्या, सार्वजनिकता। दूसरा अत्यधिक व्यापकता। तीसरा हम देखें कौन सा, औपचारिक संगठन जिनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चौथा द्वारपाल जो चीज़ों को प्रकाशित होने से पहले उनका देख रेख करता है, नियम कानून के आधार पर उनको प्रकाशित करने का इजाज़त देता है।
तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारा पूरा हुआ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप को अगर वीडियो अच्छा लगे तो इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास प्रेषित करें। ये वीडियो आप लोगों को 11वीं और 12वीं हिंदी में जनसंचार माध्यम के अंतर्गत बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।